आपके साथ हिमानी नथानी और आप देख रहे हैं 10 में है दम। नमस्कार, 10 में दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बताएंगे हिमानी सबसे पहली खबर कि कैसे शिमोगा में उबाल आया हुआ है। पहले हिजाब, फिर हत्या और उसके बाद अचानक से हिंसा हो गई। ये पूरी खबर। बिल्कुल, और इसके अलावा निधि हम यहाँ पर यह भी बात करेंगे कि किस तरह से आतंकवाद के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। वो चाहे अमित शाह और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच में हो या फिर योगी और अखिलेश यादव के बीच ही क्यों ना हो। इसके अलावा गर्मी के बाद अब बयानों में भूत की एंट्री भी हो चुकी है। ये क्या बयान है, ये भी आप तक हम पहुंचाएंगे निश्चित रूप से। और इसके अलावा यहाँ पर बात होगी कि आज विशाखापट्टनम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना बेड़े का निरीक्षण किया। निधि बिल्कुल, लेकिन हिमानी रोज की तरह हम सवाल रखते हैं दर्शकों के सामने और आप अपना ओपिनियन, अपना मत रखते हैं, तो जल्दी से देख लीजिए रिपब्लिक भारत के दर्शकों के आज का सवाल क्या है कू ऐप यूजर्स के लिए। कर्नाटक में हर्षा की हत्या के पीछे कट्टरपंथियों का क्या हाथ है, ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में, 10 में दम के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं 10 में है दम की। और सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नाटक के शिमोगा की, जहां पर आप देखिए कि बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद अब जो परिवार है वो इंसाफ की मांग कर रहा है। बिल्कुल, और हिमानी ये पूरा एपिसेंटर हो चुका है ये शिमोगा का शहर। पहले यहाँ पर हिजाब की घटना भी सामने आई थी, उसके बाद यहाँ पर हत्या हो गई एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की, और फिर हत्या के बाद हिंसा फैल गई। एक मां की गुहार है कि अपराधियों को का एनकाउंटर होना चाहिए। देखिए जरा रिपोर्ट। ಸರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕೌಂಟರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಎನ್ಕೌಂಟರೇ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के मामले में परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है। भाई की मौत से दुखी बहन आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रही है। ಸರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕೌಂಟರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಎನ್ಕೌಂಟರೇ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿರೋ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಆ ಥರ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿಸಿ। हर्षा की हत्या के बाद मां बिल्कुल बेसुध हो गई हैं। बार बार बेटे को याद करके यही कह रही हैं कि हर्षा देश सेवा करना चाहता था। दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಈಗಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್। हर्षा की हत्या के पीछे कौन लोग हैं? क्या पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में हिजाब पर जारी हंगामे पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना हर्षा को भारी पड़ गया? कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र भी हिजाब विवाद में ही हर्षा की हत्या किए जाने की आशंका जता रहे हैं। ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಮತೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಹುಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಈಗ विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी हर्षा की हत्या के पीछे पीएफआई का हाथ होने की आशंका जाहिर की है। हत्या में पीएफआई का हाथ हो सकता है, और ये जो षड्यंत्र है ये अंतर्राज्यीय षड्यंत्र है। हमने एनआईए से जांच कराने की मांग की। हर्षा की हत्या पर सियासत भी शुरू हो गई है। कर्नाटक के मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने इस हत्या को सांप्रदायिक बताते हुए कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅದು ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಈ ರೀತಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ। हर्षा की हत्या पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उन लोगों पर सवाल उठाया जो हिजाब विवाद पर हंगामा कर रहे थे, लेकिन हर्षा की मौत पर उनके मुंह सिल गए हैं। एक बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता को पीट पीट कर गोंद गोंद कर मार दिया गया है। इस विषय में तो जांच हो रही है, परंतु सवाल ये पैदा होता है कि जो मंडली मानव अधिकारों की बात करती है, आज जब इस 26 वर्षीय हर्षा को गोंद गोंद कर मार दिया गया है तो उसके लिए एक भी शब्द संवेदना का क्यों नहीं निकला इस मंडली के द्वारा? हर्षा की हत्या के आरोप में कर्नाटक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है।
हर्षा की हत्या के बाद कर्नाटक में कई जगहों पर आगजनी के बाद तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या हिजाब विवाद पर जारी घमासान ने ही हर्षा की जान ले ली? क्या हत्या के पीछे कट्टरपंथियों का ही हाथ है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चुनावों में चौथा चरण आते आते नया मुद्दा आ चुका है, आतंकवाद। उस पर बहस छिड़ चुकी है और ये वोट युद्ध की लड़ाई है। तो प्रियंका गांधी ने कह दिया कि आतंकवाद फिजूल का मुद्दा है। उसके बाद हिमानी अमित शाह ने पलटवार किया है। जी, निश्चित रूप से अमित शाह ने पलटवार किया और अमित शाह ने यह कहा कि कांग्रेस की दरअसल यही सोच रही है, वो आतंकवाद को लेकर जाहिर तौर पर, क्योंकि उनके लिए वो आंसू बहाते हैं। लेकिन जहां तक बात भाजपा की है, तो भाजपा जब आतंकवाद की बात सुनती है तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये लोग ओसामा जैसे आतंकवादी को जी कहकर बुलाते हैं। ये लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाए पर आंसू बहाते हैं। ये लोग किसी दिन भारतीय सेना का अपमान करते हैं। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं? प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है, इस पर रोक लगाना फिजूल बात है। यूपी में 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब 4 चरणों का रण बाकी है। नेता चौथे दौर में जीत के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पहले से चौथे चरण तक पहुंचते पहुंचते मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। जिन्ना और गन्ना से शुरू हुई लड़ाई अब आतंकवाद पर आ चुकी है। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में फैसले के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने बाकायदा एक फोटो जारी की थी जिसमें दावा किया गया था कि फांसी की सजा पाए आतंकी का पिता समाजवादी पार्टी के नेता के साथ दिख रहा है। रविवार को हरदोई में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। कहा कुछ दल आतंकियों के लिए मेहरबानी दिखाते हैं, ये ठीक नहीं है। अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है दोस्तों, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। बिना किसी का नाम लिए हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग आतंकियों को जी कह रहे हैं, उनके मारे जाने पर आंसू बहाते हैं। ये लोग ओसामा जैसे आतंकवादी को जी कहकर बुलाते हैं। ये लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाए पर आंसू बहाते हैं। ये लोग किसी दिन भारतीय सेना का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रचंड प्रहार के बाद अब जब प्रियंका गांधी से आतंकवाद के मुद्दे पर सवाल किया गया तो प्रियंका ने कहा कि फिजूल की बातें हैं, इस पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है, वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं? प्रियंका गांधी के आतंकवाद को फिजूल की बात बताने पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है, इस पर रोक लगाना फिजूल बात है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आए अखिलेश बाबू, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, बम धमाका हुआ था, कई निर्दोष लोग मारे गए। इस सारों को छोड़ने का उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था। मित्रों, घोषणा पत्र। आपको बता दें कि एक लिस्ट सामने आई है जिसमें 2013 में सपा सरकार ने 7 जिलों के 14 मामलों में आतंकियों के केस मुकदमे वापस लेने का फैसला किया था। नाम समाजवादी, काम आतंकवादी और
सोच केवल परिवारवादी, यानी समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। लिस्ट से ये साफ हो जाता है कि जिनके मुकदमे वापसी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पैरवी कर रहे थे, उन्हें कोर्ट ने आतंकवादी माना। वहीं अहमदाबाद में 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष अदालत द्वारा दोषी पाए गए एक आतंकी मोहम्मद सैफ के पिता शादाब अहमद को अखिलेश यादव का करीबी बताया जा रहा है। उनकी तस्वीर भी अखिलेश के साथ सामने आई। हालांकि इस पर अखिलेश से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामी पर वोट मांग रही है। अगर वो घटना हुई तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था, और कोई अगर व्यक्ति अपनी नाकामी पे वोट मांग रहा है, उसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यूपी के चुनाव में आतंकवाद बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अगले 4 चरणों के चुनाव में अवध और पूर्वांचल में भी मतदान होना है। इसीलिए बीजेपी राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले के आतंकियों के केस वापस लेने को लेकर सपा पर लगातार हमला बोल रही है। पार्टी जानती है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा हमेशा से उसके लिए फायदेमंद रहा है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी, शाह और योगी विरोधियों पर जोरदार आक्रमण कर रहे हैं। अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो दिन ब दिन बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि चौथा चरण आते आते तक अब भूत की एंट्री भी इसमें हो गई है। जी हां, आप ये देखिए कि गर्मी से ये ज़बानी जंग शुरू हुई थी, लेकिन अब भूत की एंट्री भी हो गई है। और निधि, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अंतिम चरण तक आते आते बीजेपी के बूथ पर भूत नाचने वाले हैं। बिल्कुल, और बीजेपी तो ये दावा कर रही है मानी कि हम तो 300 के पार जाएंगे, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि चौथे चरण के बाद हम सरकार बना देंगे। अब ये 10 मार्च को ही पता लगेगा कि किसकी गर्मी कौन निकालेगा और किसकी जगहों पर भूत नाचेंगे। देखिए जरा। 10 मार्च को आने दीजिए, सरकार सारी गर्मी शांत होगी और गर्मी निकालने वालों के इस बार जनता भाप निकाल देगी, भाप। यूपी के सियासी संग्राम में जुबानी जंग लगातार जारी है। सीएम योगी ने हरदोई में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि माफिया अपराधी जो धमकी दे रहे हैं 10 मार्च के बाद सबकी गर्मी निकाल देंगे। वहीं योगी के वार पर अखिलेश ने पलटवार करने में देरी नहीं की। जितने पेशेवर माफिया थे, अपराधी थे, बिलों के अंदर दुबके हुए थे, और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, बिलों के बाहर निकल करके रेंगने लग गए, गर्मी दिखाने लग गए, धमकी देने लग गए। तो मैंने भी कहा था, मैंने कहा चिंता मत करो, 10 मार्च को आने दीजिए, सरकार सारी गर्मी शांत होगी। ये गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता नेता पहले चरण के बाद ही ठंडे हो चुके हैं, दूसरे में सुन्न हो गए थे और इस बार शून्य हो जाएंगे जब वोट पड़ेगा। और गर्मी निकालने वालों के इस बार जनता भाप निकाल देगी, भाप। चुनाव में सीएम योगी अपने बुलडोजर का भी जिक्र करना नहीं भूलते हैं। वो कहते हैं कि यूपी में अब दंगा नहीं होता, अब माफिया के सीने पर बुलडोजर चलता है। वहीं अखिलेश ने बुलडोजर को लेकर सीएम योगी पर तंज कसा है। एक मजबूत सरकार बनेगी तो भाइयों बहनों बिजली भी आएगी और बुलडोजर से सड़क भी बनेगा और माफियाओं को सभी बुलडोजर चलेगा। बाबा मुख्यमंत्री जो हमारे हैं बहुत नाम बदल रहे थे, उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। गर्मी निकालने से शुरू हुई जुबानी जंग अब बूथ पर भूत नाचने तक पहुंच गई है। 3 चरणों के बाद बीजेपी और सपा दोनों जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन 10 मार्च को ईवीएम का पिटारा खुलने के बाद ही पता चलेगा कि किसका दावा सही साबित होता है और कौन यूपी का किंग बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिमानी, आपको याद होगा जब चुनाव शुरू हुए थे तो मुद्दा था जिन्ना,
गन्ना और उसके बाद बढ़ते 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 भूत, गर्मी और आतंकवाद पर पहुंच चुका। अभी तो सोचिए अंतिम चरण आया नहीं है, अभी उसके लिए अभी 3 और बाकी है, 4 और बाकी है, तो देखना होगा कि अंतिम चरण तक आते आते और किस किस की एंट्री होती है। खैर, लेकिन निधि, हमने यहाँ पर अपने कार्यक्रम की शुरुआत में एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जो जवाब है वो हमारे दर्शकों ने हम तक दे दिया है। हमने सवाल ये किया था कि कर्नाटक में हर्षा की हत्या के पीछे क्या कट्टरपंथियों का हाथ है। इसमें से 99% लोगों का कहना है कि हाँ, इसके पीछे कट्टरपंथियों का हाथ है, जबकि 1% लोगों का यह मानना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ 10 में है दम में। आज के लिए बस इतना ही।